बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है जी वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने अनवेटेड के बारे में बात की थी, तो आज हम बात करेंगे वेटेड एग्रीगेटिव के बारे में। ऐसे सिंपली शॉर्ट फॉर्म में आप कह लें वेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर भी कह देते हैं। तो थोड़ा सा ब्रीफली मैं बताता चलूँ, अगर आप डिटेल से वेटेड प्राइस इंडेक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो सीखना चाहते हैं, तो इंडेक्स नंबर के चैप्टर के अंदर जो डेफिनेशंस की वीडियो मैंने बनाई है, उसके अंदर आप डिटेल में इसको समझ सकेंगे। ठीक है, तो मैं शॉर्टली यहाँ पे बता रहा हूँ कि वेटेड इंडेक्स नंबर ऐसा इंडेक्स नंबर होता है जिसमें हम प्राइसेस के साथ साथ चीज़ों की क्वांटिटी को भी इन्वॉल्व करते हैं। यानी हम चीज़ों की जो मिकदार है, चीज़ों की जो अहमियत है, उसको भी मद्देनज़र रखते हैं। तो वेट का जो लफ़्ज़ है वो यहाँ पे इम्पोर्टेंस की सेंस में इस्तेमाल हो रहा है, इम्पोर्टेंस की सेंस में। जैसे हम इम्पोर्टेंट लफ़्ज़ यूज़ करते हैं, तो जैसे हम बात को कहते हैं वज़न देना, ठीक है? इसी तरह से चीज़ों को वज़न देना, चीज़ों को अहमियत देना। तो ऐसी सिचुएशन जिसमें जो वेरिएबल्स हैं, जिसमें जो कमोडिटीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें हम उनकी अहमियत को भी मद्देनज़र रखें, तो ऐसा इंडेक्स नंबर फिर वेटेड इंडेक्स नंबर कहलाता है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, आप देखें कि हमें प्राइसेस दी गई हैं। 2005 में प्राइस दी गई है और 2015 में भी प्राइस दी गई है। ठीक है, इसी तरह क्वांटिटी पे गौर करें, 2005 में एक क्वांटिटी पड़ी है जिसमें क्वांटिटी दी गई है हमें। इसी तरह 2015 में भी एक क्वांटिटी दी गई है। तो जो गौरतलब बात है वो ये है कि आज प्राइस के साथ-साथ, ये देखें ये प्राइस है, तो इसके साथ-साथ आपको क्वांटिटीज़ भी दी गई हैं। ठीक है, अगर मैं थोड़ा-सा आपको बैक पे लेके चलूँ, तो उसमें आप मैंने यहाँ पे टेबल्स आपके लिए देखें बनाए हैं। ये अनवेटेड इंडेक्स नंबर के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनके टेबल्स हैं। तो आप इसमें देख रहे हैं कि जब इस पे हम बात करते हैं अनवेटेड के अंदर, तो सिर्फ़ हमें प्राइसेज़ दी जाती थी। ठीक है, ये सिर्फ़ प्राइसेज़ की बात हो रही है। यहाँ पे आप देखिए 3 कमोडिटीज़ हैं ए, बी, सी, तो लेकिन यहाँ पे सिर्फ़ प्राइसेज़ की बात हो रही है। यानी हमें क्वांटिटीज़ जो हैं वो नहीं दी जा रही हैं, सिर्फ़ प्राइसेज़ दी जा रही हैं। और इसमें हम कहते हैं अनवेटेड इसको, क्योंकि हम इसमें ये कह रहे हैं कि हम जो चीज़ों की अहमियत है उसको हम इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, उसको मद्देनज़र नहीं रख रहे हैं। यानी क्वांटिटीज़ को मद्देनज़र नहीं रख रहे हैं दूसरे अल्फाज में, बल्कि सिर्फ हमारा जो फोकस है वो यहाँ पे प्राइसेस के ऊपर है। ठीक है, सिर्फ प्राइसेस के ऊपर। तो वेटेड इंडेक्स नंबर जो है वेटेड प्राइस या एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स नंबर एक ही चीज़ है, सिंपली वेटेड इंडेक्स नंबर भी इसे कह देते हैं। तो वेटेड इंडेक्स नंबर को हल करने के हमारे पास 4 मेथड हैं, आपके सामने आपको लिखे नज़र आ रहे हैं। पहले मेथड का नाम है जी लेस्प्रेस इंडेक्स नंबर, पाशीज इंडेक्स नंबर, फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर और मार्शल एजवर्थ इंडेक्स नंबर। तो ये बेसिकली समझ लें जो 4 हैं ये स्टैटिस्टिशियंस के नाम हैं, जिन्होंने अपनी मतलब नज़रियात के मुताबिक, अपनी अपनी सेंस के मुताबिक इंडेक्स नंबर्स को हल किया। ठीक है, इनके अंदर फ़र्क क्या है वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेथड्स के समझने से पहले हम इसका तरीक़ाकार जो है उस पे बात करते हैं। ठीक है, नाम आप जो है इनको अभी ज़ेहनशीन कर लें। तो देखिए जी, पहले सबसे पहले टेबल पे गौर करें, आपको कमोडिटीज़ दी गई हैं। ठीक है, कमोडिटीज़ जो है आप गौर करें जी, आपको यहाँ पे 5 कमोडिटीज़ दी गई हैं। अब पहला डिफ़रेंस जो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, वापस अगर चले हम, अ, तो आप देखेंगे अनवेटेड के अंदर आपको जो कमोडिटीज़ दी गई थी वो आपको इधर वाली साइड पे दी गई थी, यानी कॉलम की हेडिंग की शक्ल में दी गई थी। ठीक है, अनवेटेड के अंदर। तो ये भी एक टेबल का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे आप नोट करें, इस टेबल के अंदर जो कमोडिटीज़ हैं वो अब आपको रो हेडिंग्स के तौर पे दी गई हैं। ये जो रो हेडिंग्स हैं ये उसके तौर पे दी गई हैं। ठीक है, पहले आपको ऊपर वाली साइड पे दी गई थी। तो ये टेबल की यानी जो फॉर्मेट है, एक तो उसमें डिफरेंस है। ठीक है, दूसरा अब आप गौर करें कि क्वांटिटीज़ दी गई हैं और साल हमारे पास जो है ना वो सिर्फ 2 हैं, यानी 2005 है, एक ये साल है, इसी तरह 2015 जो है वो दूसरा साल है। और हर साल के अंदर जो है वो 2 चीज़ें हैं, एक यानी प्राइस है और एक जो है वो क्वांटिटी है। 2005 में भी ऐसा है और 2015 में भी ऐसा ही है, प्राइस है और क्वांटिटी है। तो ये बात अब आप अच्छी तरह यहाँ पे देख लें कि प्राइसेस और क्वांटिटी यहाँ पे दी जाएँगी।
तो पहली चीज़ जो आपने नोट करनी है वो ये देखना है कि 1 साल आपको दिया जाएगा छोटा, ठीक है? प्रीवियस ईयर दिया जाएगा। तो छोटे साल को हम कहेंगे जी बेस ईयर। छोटा साल जो है वो बेस ईयर कहलाएगा और जो बड़ा साल होगा, जैसे यहाँ पे 2005 है आप देख रहे हैं हेडिंग में, ठीक है? तो ये जो साल है 2005 जो है दोनों जगह पे ये बेस ईयर हो जाएगा। इसी तरह जो बड़ा साल है 2015 ये कहलाएगा जी करंट ईयर। तो बेस ईयर और करंट ईयर हमारे पास 2 साल होंगे। ठीक है जी, ये बात आपको पता चल गई। प्रीवियस ईयर या छोटा ईयर जो है बेस ईयर कहलाएगा और जो करंट ईयर है बड़ा साल जो भी होगा वो करंट ईयर कहलाएगा। अब बेस ईयर में हमें 2 चीज़ें दी जा रही हैं, एक प्राइस दी गई है, एक क्वांटिटी दी गई है। सेम ऐसे ही करंट ईयर के लिए है, प्राइस दी गई है और फिर क्वांटिटी दी गई है। अब नोट करने वाली जो बात है वो क्वेश्चन की हेडिंग्स होंगी। क्वेश्चन के अंदर आपने कुछ चीज़ों को रिप्लेस करना है, अपने से लिखना है, तो अब आपने गौर करना है कि हम उसको कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो वर्कशीट पे चलते हैं। तो ये हमारी वर्कशीट है जी। आप देख रहे हैं कि 2005 के अंदर एक प्राइस हमें दी गई है, 2005 में क्वांटिटी दी गई है, जैसे अभी हम पीछे टेबल में डिस्कस करके आए हैं। तो अब हमने क्या करना है जी, प्राइस की जगह पे हमने पी लिख देना जी, यहाँ पे सबसे पहले प्राइस की जगह पे पी लिख देना है और क्वांटिटी की जगह पे क्यू लिख देना है। ये असल में कॉलम हेडिंग्स हैं, ये आपने एहतियात के साथ लगानी है, क्योंकि इसमें गलती हो गई तो फिर क्वेश्चन गलत होने का चांस हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पे 2015 में प्राइस है, तो प्राइस के लिए पी की हेडिंग और क्वांटिटी के लिए क्यू की हेडिंग। तो पहला पॉइंट यहाँ पे आपने ये नोट करना है कि जहाँ पे भी हमारे पास प्राइस का कॉलम आएगा, हमने प्राइस की जगह पे पी लिख लेना है और क्वांटिटी की जगह पे क्यू लिख लेना है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखने वाली जो बात है वो क्या होगी कि हमने इनके सबस्क्रिप्ट्स लगाने हैं। तो इनके सबस्क्रिप्ट्स जो है वो बड़ी एहतियात से लगाने पड़ेंगे। ठीक है, वो कैसे होगा कि जो आपका बेस ईयर है, जो आपका छोटा साल है, जैसे यहाँ पे 2005 जो है छोटा साल है, तो 2005 की प्राइस और जो क्वांटिटी है उनकी प्लेसमेंट जो है ना वो आगे पीछे भी हो सकती है। ठीक है, मैं उसके लिए आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ अभी। पहले ज़रा हम नोटेशंस को सीख लें कि इनके सबस्क्रिप्ट कैसे लगाएंगे। तो 2005 जो है इसका प्राइस जो है इसकी बेस में आपने लिखना है यहाँ पे नॉट, यानी ज़ीरो। ठीक है, इसी तरह जो 2005 चूंकि छोटा साल है, बेस ईयर है, इसकी क्वांटिटी के सबस्क्रिप्ट में आपने लिखना है ज़ीरो, यानी इसको पढ़ेंगे क्यू नॉट। इसी तरह से 2015 है, इसकी प्राइस के आपने सबस्क्रिप्ट में यहाँ पे लिखना है जी वन, यानी P1 पढ़ेंगे इसे। इसी तरह से 2015 बड़ा साल है, इसकी जो क्वांटिटी है इसके सबस्क्रिप्ट में आपने लिखना है वन, इसे Q1 पढ़ेंगे। तो यानी कुल मिला के बात ये हो गई कि छोटे साल की प्राइस P नॉट और छोटे साल की क्वांटिटी Q नॉट। इसी तरह बड़े साल की प्राइस P1 और बड़े साल की क्वांटिटी Q1 कहलाएगी। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूँ जिसमें आपने ज़रा नोट करना है इसकी तरतीब को। देखिए यहाँ पे क्या तरतीब है, प्राइस फिर क्वांटिटी 2005 में, फिर 2015 में प्राइस है, फिर उसके बाद क्वांटिटी है। तो अगर हम इसी चीज़ को एक और टेबल में देखें तो वो कुछ इस तरह से आपको नज़र आ रहा है। देखिए एक और टेबल आपके सामने है। तो इसमें 2005 में प्राइस दी है, 2005 के अंदर प्राइस है, फिर 2015 के अंदर प्राइस है, यानी जो इनकी प्लेसमेंट आप कह लें, पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे दोनों प्राइसेस हैं। ठीक है, पहले नंबर पे भी प्राइस, दूसरे नंबर पे भी प्राइस। ये छोटे साल की प्राइस है 2005 में और ये बड़े साल की है, यानी प्राइसेस इकट्ठी दे दी। फिर क्वांटिटीज इकट्ठी दे दी, ये देखें 2005 की क्वांटिटी, 2015 की क्वांटिटी, यानी पहले तीसरे नंबर पे भी क्वांटिटी, चौथे नंबर पे भी क्वांटिटी। तो 4 कॉलम होंगे। तो इनमें अब तरतीब ये है कि 2 प्राइसेस इकट्ठी आ गई, फिर 2 क्वांटिटीज़ इकट्ठी आ गई। तो अब इसमें हम हेडिंग कैसे लगाएँगे कि छोटे साल की प्राइस जो है वो कहलाएगी पी नॉट। ठीक है, छोटे साल की प्राइस को हमने पी नॉट कहना है। मैं इसको ज़रा रेज़ कर लूँ ताकि आपको क्लियरली बात समझ आ जाए। तो बात करते हैं 2005 छोटा साल है, तो इसकी प्राइस को अब हम देखें जी क्या कहेंगे यहाँ पे, पी नॉट कहेंगे। इसी तरह बड़ा साल है, तो इसकी प्राइस को P1 कहेंगे। तो इस तरह से आप हेडिंग लगाएंगे। इसी तरह से छोटा साल है, इसकी क्वांटिटी को क्यू नॉट कहेंगे और 2015 बड़ा साल है, इसकी क्वांटिटी को Q1 कहेंगे।
तो ये मैंने आपको सिखाया कि हम जो कॉलम्स गिवन है उस पे हेडिंग कैसे लगाते हैं, ठीक है? क्योंकि हेडिंग लगाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें गलती होने का मतलब है हमारा सवाल भी गलत हो जाएगा। तो अपनी वर्कशीट की तरफ चलते हैं दोबारा से। तो यहाँ पे आप नोट करें अब कि हमने जो हेडिंग है वो किस तरह लगाई है। पिछले सवाल से थोड़ा अभी फ़र्क आपको मेरा ख़्याल है समझ आ गया होगा कि हमने छोटे साल की प्राइस को पी नॉट कह दिया है और बड़े साल की प्राइस को पी वन। लेकिन इनकी पोजीशन देखें क्या है। ये देखें, ये पहले नंबर पे पड़ी है प्राइस और ये तीसरे नंबर पे प्राइस पड़ी है। ठीक है, तो ये आपने अब खुद यानी इस बात को सर्च आउट करना है गिवन क्वेश्चन के अंदर इनकी जो प्लेसमेंट है वो कहाँ पे है। तो तरीका मैंने बता दिया है कि छोटे साल की प्राइस को पी नॉट कहना है, बड़े साल की प्राइस को पी वन कहना है, छोटे साल की क्वांटिटी को क्यू नॉट कहना है, बड़े साल की क्वांटिटी को क्यू वन कहना है। ठीक है, तो मैं ज़रा इनकी वैल्यूज़ लिख लूँ, फिर हम आगे क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। ले जी, डाटा मैंने जो है टेबल में पुट कर दिए। वैल्यूज़ आप देख रहे हैं जो टेबल में नज़र आ रही हैं, मैंने कॉलम की शक्ल में लिख दी है। तो अब बात करते हैं जी पहले फार्मूलाज़ की। तो हमारे 2 पहले मेथड हैं जी, लेस पेयर्स इंडेक्स नंबर और पाशीज़ इंडेक्स नंबर। तो अब आप नोट करें जी, मैंने इनके फार्मूलाज़ लिख दिए हैं। तो लेस पेयर का फार्मूला देखें पड़े जी, समेशन पी एन क्यू नॉट बटा समेशन पी नॉट क्यू नॉट। लेस पेयर का ये फार्मूला हमें दिया हुआ है और इसमें आप नोट करें कि पी एन से मुराद है जी करंट ईयर की प्राइस और क्यू नॉट से मुराद है बेस ईयर की क्वांटिटी। इसी तरह से जो करंट बेस ईयर है उसकी प्राइस नीचे दी है पी नॉट यानी कि, और डिवाइज़र में क्यू नॉट यानी बेस ईयर की क्वांटिटी है। तो ये जो फार्मूला है जी लेस पेयर का, अगर हम इसको थोड़ा चेंज करके लिखें, चूँकि हमारे पास अभी एक ही साल है करंट ईयर के तौर पे, तो इस फार्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं P01 इज़ इक्वल टू समेशन P1 क्यू नॉट, ये आप कह लें न्यूमेरिकल फॉर्म में आ जाएगा, बटा समेशन P नॉट क्यू नॉट और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो अब ये फार्मूला ज़रा n से निकल के 1 की शक्ल में आ गया है। तो n से मुराद जितने हमारे पास करंट ईयर होते हैं और जिसके लिए हम कर रहे होते हैं वो हम रिप्लेस कर देते हैं। तो अब आप नोट करें जी कि फार्मूला बन गया समेशन P1 क्यू नॉट बटा समेशन P नॉट क्यू नॉट इंटू 100। इसी तरह से पाशीज़ पे बात कर लें तो पाशीज़ के फार्मूला को हम इस तरह से बयान कर सकते हैं। पहले ज़रा देख लें लिखा क्या है, समेशन Pn Qn है ऊपर है और समेशन P नॉट Qn जो है वो बटे में है, डिवाइज़र के अंदर है। तो अगर अब हम इसको ज़रा न्यूमेरिकल फॉर्म में लेके आएँ तो हम इस तरह से लिखेंगे समेशन P1 Q1, यानी जहाँ पे n आ रहा है वहाँ पे हम 1 रिप्लेस कर रहे हैं, और समेशन P नॉट Q1 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। जहाँ पे यानी n आया वहाँ पे हमने 1 लगा दिया है, क्योंकि करंट ईयर हमारे पास एक है। तो नोट करें जी कि दोनों फार्मूलाज़ में सबस्क्रिप्ट्स का फ़र्क है। कहने को दोनों एक तरह के हैं। लेस पेयर में भी ऊपर समेशन पी क्यू है और पाशीज़ में भी ऐसा ही है, समेशन पी क्यू ऊपर है। बटे में देखेंगे तो लेस पेयर में भी समेशन पी क्यू है और पाशीज़ में भी ऐसा ही है। तो मेजर जो फ़र्क है वो क्या है, इनके सबस्क्रिप्ट्स का है। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे हम गौर नहीं करेंगे तो एक सबस्क्रिप्ट भी जो आगे पीछे हो गया तो फार्मूले में गड़बड़ हो जाएगी। तो इस बात को अब हम किस तरह से याद रखेंगे, उसके लिए हमने एक नंबर याद करना है। तो लेस पेयर के लिए हम नंबर याद करेंगे 1000, 1000 का नंबर याद करेंगे, और पाशीज़ के लिए हम एक नंबर याद करेंगे 1101। तो अब नोट करें ये एक्चुअली मैंने यहाँ पे 1000 ही लिखा हुआ है सबस्क्रिप्ट में। तो ऐसा करने से आपको सबस्क्रिप्ट याद करना आसान हो जाएगा। तो आप नोट करें, देखें ये 1000 मैंने लिख दिया। ठीक है, तो आप यानी क्या करेंगे, ऊपर समेशन पी क्यू लिखेंगे, बटे में समेशन पी क्यू लिखेंगे और 1000 सबस्क्रिप्ट में लिख देंगे। इसी तरह से पाशीज़ के लिए करेंगे। ऊपर देखें जी समेशन P1 है तो यहाँ पे P1 Q1, ये देखिए 1101 मैं लिख रहा हूँ असल में। तो यानी क्या किया हमने असल में, हमने समेशन पी क्यू ऊपर और नीचे लिखा और 1101 सबस्क्रिप्ट लगा दिया। तो अब ऐसा करने से हमें फार्मूला जो है वो याद करना मुश्किल नहीं रहेगा। ठीक है, आसानी से हम इसे याद करके यूज़ कर सकते हैं और गलती भी नहीं होगी। तो आई होप के फार्मूलाज आपको याद हो गए होंगे। ठीक है, इसी तरह से फिशर और मार्शल एजवर्थ के भी फार्मूलाज हैं, लेकिन अभी हम पहले इन दो की कैलकुलेशन करेंगे, लेस पेयर और पाशीज़ की, फिर हम आगे चलते हैं।
तो वापस चलते हैं वर्कशीट की तरफ। देखिए जी, अब हमने फार्मूला को देखते हुए कॉलम्स बनाने हैं। ठीक है, लेस्पियर का फार्मूला मैं यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूँ। लेस्पियर का फार्मूला है जी समेशन, देखें पी क्यू बटा समेशन पी क्यू। ठीक है, ये सिंपली अभी देखें मैं सबस्क्रिप्ट के बगैर लिख रहा हूँ, फिर हम इसको एक दफ़ा जो है वो सबस्क्रिप्ट लगा के लिखेंगे। तो ये है जी लेस्पियर का फार्मूला। ठीक है, इसी तरह पाशीज का फार्मूला है, उसमें भी आप देखें अगर हम उनको सबस्क्रिप्ट के बगैर लिखते हैं तो इनमें आपको डेफिनेटली सिमिलैरिटी नज़र आएगी। दोनों फार्मूले आपको लगेगा एक ही तरह के हैं, समेशन पी क्यू। ठीक है, अब यहाँ तक अगर बात करें तो दोनों फार्मूले बिल्कुल एक तरह के नज़र आ रहे हैं। लेकिन अब अगर हम इनके सबस्क्रिप्ट्स की बात करें तो देखें क्या होगा। अ, आपने याद किया लेस्पेयर के लिए 1000, तो यहाँ पे 1000 लिख दें। इसी तरह से पाशीज के लिए आपने याद किया 1101, तो यहाँ पे 1101 लिख दें। तो अब फार्मूलाज में आपको एक मेजर चेंज नज़र आ रहा है, जो कि सबस्क्रिप्ट की वजह से चेंज पैदा हो रहा है। तो अब हमने ये कॉलम्स बनाने हैं जी इसी तरतीब से। पहले लेस्पियर की बात करें तो लेस्पियर के न्यूमिनेटर में क्या पड़ा है, P1Q0 पड़ा हुआ है। तो अब हमने यहाँ पे लिख देना है जी P1Q0। अब हम यहाँ पे कॉलम्स वही बनाएंगे जो हमें फार्मूलाज में रिक्वायर्ड है। तो पहले मैंने ये वाली क्वांटिटी लिखी है, अब इसका डिवाइज़र लिखूंगा, ये वाली क्वांटिटी लिखूंगा P0Q0। ठीक है जी, P0Q0। अब ये कॉलम्स की हेडिंग पहले हम लगा लेते हैं, फिर हम इनकी कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद P1Q1 है, ठीक है, ये वाला जो पाशिस में हमें चाहिए। तो यहाँ पे अगले कॉलम की हेडिंग आ जाएगी P1Q1। उससे नेक्स्ट कॉलम हमें बनाना पड़ेगा जी P0Q1 का, जो कि पाशिस में डिनोमिनेटर के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, P0Q1। तो ये 4 कॉलम हमारे रिक्वायर्ड कॉलम है, ताकि हम लेस्पियर और पाशिस के जो है आंसर्स वो फाइंड आउट कर सकें। तो देखें जी, अब क्या करेंगे, कॉलम की हेडिंग को ही मद्देनज़र रख के आगे बढ़ेंगे। तो कॉलम की हेडिंग हमें कह रही है P1 को Q0 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, इधर आप गौर करें कि P1 को Q0 से मल्टीप्लाई करना है। अब हमने जो कॉलम हेडिंग्स पहले लगाई थी उनको गौर करें कि P1 का किधर पड़ा है जी, ये देखें P1 इधर पड़ा हुआ है। इसी तरह से Q0 किधर पड़ा है, Q0 इधर पड़ा हुआ है 2015 5 में यानी कि। तो अब हमने इन दोनों कॉलम्स की जो वैल्यूज़ हैं, कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज़ हैं, आमने सामने की जो कीमतें हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है इस तरह से। ठीक है, जैसे मैं एरोज आपको बना के बता रहा हूँ। तो इसको कहते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंगली हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। तो ये वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होंगी और इनके आंसर हम लिखेंगे अपने P1Q0 वाले कॉलम में। ठीक है, तो ये जैसे 50 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 50 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमें आंसर मिल गया 500। ठीक है, इसी तरह इस कॉलम में आगे बढ़ते जाएंगे। 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आ जाएगा। तो एक वैल्यू हम ले रहे हैं P1 वाले कॉलम से, दूसरी वैल्यू ले रहे हैं Q0 वाले कॉलम से। इसी तरह से 60 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आ जाएगा। फिर 12 को 3 से करेंगे तो ये भी 360 आ जाएगा। इसी तरह से 40 को हमने 12 से करना है तो ये आ जाना है जी 480। तो इस कॉलम का टोटल हमें मिल गया जी, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे 1900। ठीक है, अगले कॉलम की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरे कॉलम की कैलकुलेशन को देखते हैं जी। P0 और Q0 को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है हमने। जैसे कि हम देख रहे हैं, अब हमें ये वाला कॉलम रिक्वायर्ड है। तो अब हम देखेंगे ये कॉलम की हेडिंग्स जो हैं वो किधर पड़ी है, यानी कि P0 हमें यहाँ से मिलेगा 2005 की प्राइस, और Q0 हमें 2005 की क्वांटिटी से मिलेगा। तो अब इन दोनों कॉलम्स की जो वैल्यूज़ हैं आमने सामने वाली, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी P0 जो है वो Q0 से मल्टीप्लाई होगा और इसके आंसर हम इस कॉलम में P0 Q0 वाले कॉलम में लिखते जाएंगे। ठीक है, इसी तरह आगे बढ़ेंगे। तो मैं कैलकुलेशन अभी आपको दे देता हूँ इकट्ठी एक दफ़ा, आप सिर्फ कॉलम्स की हेडिंग के मुताबिक तरीकाकार सीख लें। तो P1Q1, ठीक है, ये वाला जो कॉलम है ये कैसे मिलेगा हमें, इस P1 और Q1 को आपस में मल्टीप्लाई करवा के हमें इस कॉलम की कीमत मिल जाएगी P1Q1 वाले कॉलम की। इसी तरह से हमें नेक्स्ट चाहिए P0Q1। ठीक है, ये वाला P0Q1। तो हमने क्या करना है जी, P0 को देखना है किधर पड़ा हुआ है। P0 किधर पड़ा है जी, उसको लेंगे हम
तो पी नॉट पड़ रहा है जी हमारा इस जगह पे, पी नॉट और क्यू वन से इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमें फिर हमारा पी नॉट क्यू वन वाला कॉलम मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको पता चल गया कि किस कॉलम को किससे मल्टीप्लाई करवाना है। तो इन कॉलम्स की कैलकुलेशन मैं कंप्लीट कर देता हूँ, आप भी कैलकुलेटर की मदद से इसे हल करेंगे। ठीक है, तो आंसर्स मैं दे देता हूँ, फिर आप उसको टैली कर लेंगे। ले जी, तमाम वैल्यूज़ के जो टोटल हैं वो आपके सामने है, ग्रीन कलर में जो एंड पे मैंने टोटल लिख दिए हैं आपको। तो कैलकुलेशन करके आप इस टेबल से यहाँ पे वीडियो पॉज करके तो टोटल्स अपने मैच कर सकते हैं। ठीक है, अब इनको हमने फार्मूलास में पुट करना है जी, टेबल आपके सामने है, टोटल्स आपके सामने है। ठीक है, तो अब इन वैल्यूज़ को उठाएंगे और अपने फार्मूलास में पुट करेंगे। तो फार्मूलास की तरफ चलते हैं। तो देखें जी, लेस्पियर का जो फार्मूला है इसमें हम जो अपना कॉलम है पी वन क्यू नॉट उधर से टोटल उठा के यहाँ पे पुट करेंगे। तो पी वन क्यू नॉट जो कॉलम है इसका टोटल आ रहा है जी 1900। उसके बाद जो दूसरा कॉलम है पी नॉट क्यू नॉट, इसका टोटल आ रहा है जी 1360, 1360 आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जी 100 से, डिवाइड करेंगे पहले, फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा 139.71। ठीक है, जो कि 100 से मल्टीप्लाई किया है तो साथ में परसेंटेज की अलामत भी आ जाएगी। इसी तरह से जो नेक्स्ट है उस पे चलते हैं। पाशीज़ की बात करें अगर, तो पाशीज़ में तीसरा जो कॉलम है उसका टोटल उठाना पड़ेगा P1Q1, इसका टोटल है जी 1880। इसी तरह से P0Q1 का जो टोटल है चौथे कॉलम से उठाएंगे, तो ये टोटल है जी 1344। ठीक है, तो टेबल जो हमने कंप्लीट किया है ऊपर उसमें आप ये देख रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि कौन सा कॉलम है और उसका टोटल मैं कैसे उठा रहा हूँ। तो ये अब इसका आंसर भी जो हमारा है तकरीबन जो है वो उसके करीब करीब ही होगा, 139.88। तो ये इसका आंसर आ गया जी, डिवाइड किया पहले हमने और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। चलें जी, जल्दी से बात कर लेते हैं। आप एक बात नोट कर रहे होंगे कि लेस्पियर के नीचे एक नाम लिखा हुआ है, बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर, क्योंकि ये लेस्पियर्स का दूसरा नाम है। लेस्पियर को यानी हम बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर बी कहते हैं। इसी तरह पाशीज के नीचे आप देख रहे हैं करंट ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर लिखा हुआ है, क्योंकि ये पाशीज का दूसरा नाम है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है इस पे बात करते हैं इस हवाले से। जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, वाई लेस्पियर्स इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर। तो मैंने लेस्पियर का इसके सामने फार्मूला भी लिखा हुआ है। इसी तरह क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है जी कि वाई पाशीज इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड करंट ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर, तो इसके नीचे मैंने इसका फार्मूला जो है वो लिखा हुआ है। अब आपने दो बातों पे गौर करना है। एक तो आपने ये देखना है लेस्पियर्स का जो फार्मूला लिखा हुआ है, इसके अंदर जो है वो नॉट कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और दूसरा ये कि मैंने आपको लेस्पियर का जो है फार्मूला बताया था कि इसके लिए आपने एक नंबर याद करना है, डेट इज़ 1000। ठीक है, इसी तरह से आपने देखना है पाशीज को। तो पाशीज में आपने देखना है जी वन कहाँ पे आ रहा है, देखिए ये वन आ रहे हैं इनके सब्सक्रिप्ट में, और इसके लिए भी आपने फार्मूला याद किया हुआ है 1101 का। ठीक है, यानी नोट करने की बात क्या है फार्मूलाज के अंदर, कि यहाँ पे जो सब्सक्रिप्ट्स हैं उसमें ज़ीरो ज़्यादा आ रहे हैं लेस्पियर्स के अंदर, यानी कि ठीक है, और जो पाशीज़ है उसके अंदर आप देख रहे हैं वन ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो इसकी रीज़न क्या है कि लेस्पियर जो था ये जो है ना बेस ईयर को, जो पुराना साल होता था उसको ज़्यादा वेटेज यानी ज़्यादा अहमियत देता था। इसी वजह से इसके फार्मूला में आप देख रहे हैं कि ज़ीरो ज़्यादा लिखे हुए हैं। ठीक है, इसी तरह से जो पाशीज़ था वो करंट ईयर को ज़्यादा वेटेज देता था, और आपको पता है कि करंट ईयर की जो नोटेशन होती है वो वन होती है, इसलिए आप उसके फार्मूलाज के अंदर वन ज़्यादा लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो यानी सिंपल रीज़न है कि लेस्पियर जो है चूँकि वो बेस ईयर्स को यानी पुराने साल को ज़्यादा अहमियत देता था, तो इसलिए, और पुराना साल जो होता है उसके लिए हम ज़ीरो या नॉट जो है उसको एज़ नोटेशन या सबस्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। इसलिए आपको इसके फार्मूला में नॉट ज़्यादा लिखा नज़र आ रहा है। और जो पाशीज़ था वो चूँकि करंट ईयर को ज़्यादा वेटेज दे रहा था, तो करंट ईयर चूँकि इसके लिए हम 1 से रिप्रेज़ेंट करते हैं, तो इसलिए आपको इसमें 1 ज़्यादा लिखा हुआ नज़र आ रहा है।
ठीक है, तो ये बात होगी जी कि लेस्पेयर जो है इसका दूसरा नाम जो है वो बेस ईयर वेटेड क्यों होता है, क्योंकि इसमें ज़ीरो या बेस ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह पाशीज़ का दूसरा नाम करंट ईयर क्यों है, क्योंकि पाशीज़ जो है वो करंट ईयर्स को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा था, तो इस वजह से इसका दूसरा जो नाम है वो करंट ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर भी होता है। ठीक है, अब एक तीसरा बंदा यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया जी, इसका नाम है फिशर इंडेक्स नंबर। तो फिशर ने क्या किया, फिशर ने इन दोनों के कॉन्सेप्ट्स को इकट्ठा कर लिया, मर्ज कर लिया, दोनों के कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज किया। कैसे यूटिलाइज किया आप देखें जी, अब फिशर का फार्मूला आपके सामने है। तो फिशर के फार्मूला में आपको नजर आ रहा है कि दोनों जो है लेस्पियर और पाशीज को इस्तेमाल किया गया है। यानी अब अगर मैं इसको इसी तरह न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखूं फार्मूला को, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। गौर करें कि मैं अब एन की जगह पे 1 लिखने जा रहा हूँ। तो जहाँ पे एन आएगा मैं वहाँ पे क्या लिख रहा हूँ जी, 1 लिख रहा हूँ, समेशन P1 Q1 और बटे में समेशन P0 Q1 और इसका आ जाएगा जी होल का अंडर रूट, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। और गौरतलब बात ये भी है कि 100 जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर है। तो फिशर ने बेसिकली क्या किया जी कि फिशर ने लेस्पियर और पाशिस दोनों के कॉन्सेप्ट्स को इकट्ठा किया और उसको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है, जैसे आप ये देख रहे हैं कि पहला हिस्सा जो है ये लेस्पियर का फार्मूला है और दूसरा हिस्सा जो है पाशिस का फार्मूला है। और 100 चूंकि दोनों के साथ आना था, तो हमने उसको स्क्वायर करके अंडर रूट लेके बगैर अंडर रूट के बाहर लिख दिया। ठीक है, इसलिए ये अंडर रूट इसके ऊपर नहीं आ रहा। तो दोनों को यानी लेस्पियर और पाशीज के फार्मूला को मल्टीप्लाई किया और उसका ले लिया जी स्क्वायर रूट। तो ऐसा करने से हमें क्या मिल गया, फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर। तो बेसिकली फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर क्या है, लेस्पियर और पाशीज का ये ज्योमेट्रिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द लेस्पियर एंड पाशीज फार्मूलाज। ठीक है जी, तो ऐसा करने से फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर बन जाता है। तो फिशर ने यानी कि दोनों की टेक्निक्स को इकट्ठा कर लिया, मर्ज कर लिया। तो अब हम बात करते हैं कि जी फिशर जो आइडियल इंडेक्स नंबर है इसको हम दो तरीके से हल कर सकते हैं। ठीक है, एक तो मेथड है ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है, जिसमें हम फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। और ये मेथड हम कब इस्तेमाल करेंगे, जब हमें वो अकेला फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने का बोलेगा। यानी हमें जो भी डाटा सेट दिया होगा, तो अगर वो कहे डायरेक्टली उसको कि फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर से हल करें, तो फिर हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे और फिर इसकी मदद से हल करेंगे, जब हमें डायरेक्टली करने को बोला हो। और अगर हमने लेस्पेर और पाशीज कैलकुलेट कर लिए हैं, जैसे कि अभी हम इस क्वेश्चन में करके आए हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, हम फिर ये वाला फार्मूला जो है वो इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हम लेस्पेयर और पाशीज निकाल चुके होंगे। तो हम सिंपली लेस्पेयर के और पाशीज के आंसर यहाँ पे पुट करेंगे और फिर इसको सिंपली हल कर लेंगे। ऐसा करने से हमें फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर का आंसर भी मिल जाएगा। तो देखिए जी, पहले ऐसा करते हैं कि सेकंड जो फार्मूला है इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। चूंकि लेस्पियर हम निकाल चुके हैं, तो लेस्पियर का जो आंसर है वो आया जी 139.71। इसको एल की जगह पे लिख देंगे, क्योंकि एल जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है लेस्पियर्स को। इसी तरह से पी रिप्रेजेंट कर रहा है पाशीज को। तो पी का आंसर यानी पाशीज का जो आंसर है वो यहाँ लिख देंगे, जो कि आया था 139.88। ठीक है, परसेंटेज की अलामत जो है वो साथ नहीं लगाएंगे और इसका ले लेंगे जी अंडर रूट। तो स्क्वायर रूट लिया इसका, यानी तो स्क्वायर रूट लेने से जी इसका आंसर हमें मिल जाएगा, 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड कर लेंगे इसको भी हम, 139.79। ठीक है, और इसके साथ अब हम परसेंटेज लगाएंगे, क्योंकि अंदर जो आंसर्स पड़े हुए हैं वो हमें पता है कि परसेंटेज वाले ही थे। ठीक है, हमने जानबूझ के अंडर रूट के अंदर परसेंटेज का साइन जो है वो यूज़ नहीं किया। तो ये वाला जो फार्मूला है जी एल इंटू पी वाला, कब हम लगाएंगे, जब हमें लेस्पेयर और पाशीज हमने क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट की हों। और अगर हमें डायरेक्ट ही बोला उसने, यानी हमें कॉलम्स दिए हों और डायरेक्ट कहा हो जी फिशर आइडियल इंडेक्स निकालें, तो फिर हम फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है P1 Q0 वाला, और इसमें हम वैल्यूज जो है वो पुट अप करेंगे। तो देखें जी, मैं जो कॉलम्स हैं उसके आंसर्स आप देखें आपने पीछे, तो आपको आंसर्स भी नज़र आ रहे हैं। तो ये आपने क्या करना है, अब यहाँ पे समेशन P1 Q0 जो है इसका आंसर यहाँ पे पुट कर दिया मैंने, जो कि 1900 था। और इसी तरह से समेशन P0 Q0 हमने कैलकुलेट किया था, इसका आंसर था जी 1360। इसी तरह से हमने आंसर निकाला था P1 Q1 का,
जो कि था जी 1880। इसकी आंसर हमने यहाँ पे पुट कर दिया आंसर इसका। इसी तरह से P0Q1 का जो आंसर है जी ये था 1344। ठीक है, आंसर हमने पुट कर दिए। अब क्या करेंगे जी, पहले हम वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे। यानी ये वाला जो हिस्सा है पहले वाला, इसको आपस में पहले डिवाइड कर लेंगे, दूसरे वाले हिस्से को डिवाइड करेंगे। ठीक है, और स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेने के बाद जो आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसा करने से हमें जो आंसर है जी वो बिल्कुल वही मिलेगा जो अभी हमने L इंटू पी करके स्क्वायर रूट करके निकाला था, 139.79। ठीक है, तो ये बात होगी जी कि लेस पेयर को हल करने के दो तरीके हैं, दोनों मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप इसको डील करेंगे कि कैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ये उस पर डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा फार्मूला लगाना है, पहले वाला या दूसरे वाला। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जी तीसरे मेथड की तरफ, जिसका नाम है मार्शल एजवर्थ। तो मार्शल का फार्मूला आप स्क्रीन पे देख रहे हैं जी। मार्शल जो है, तो मार्शल का जो फार्मूला है इसको मैं न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख लेता हूँ जी जल्दी से। क्या करना है हमने, जहाँ पे हमें एन नज़र आएगा वहाँ पे हम वन पुट कर देंगे। तो फार्मूला बन जाएगा समेशन P1Q0 प्लस समेशन P1Q1, और इसी तरह बटे में एन की जगह पे पुट करेंगे वन, बाकी रकम जो है नॉट यानी नॉट ही रहेगा। तो फार्मूला बन गया जी समेशन P0Q0 और जमा समेशन P0Q1। मल्टीप्लाई 100 जो है उसको ऐसे लिख लेते हैं। तो अब आप गौर करें जी, फार्मूले में आपने देखना है कि ये जो पहला हिस्सा है, अब अगर आप गौर करें 1000 लिखा हुआ है इसमें, तो ये वाला जो पहला हिस्सा है ये बेसिकली लेस पेयर इंडेक्स नंबर है, और जो दूसरे वाला हिस्सा है ये पाशीज है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि मार्शल ने भी दोनों का कॉन्सेप्ट ही बेसिकली यूज़ किया, लेस पेयर और पाशीज का। जैसे फिशर ने उनको ज्योमेट्रिक मीन ले लिया था, तो लेकिन मार्शल ने क्या किया, उनका एडिशन लिया सिर्फ। ठीक है, एडिशन करके और उसने इसको हल कर दिया। तो अब इस फार्मूला में हम जो है जी वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा इसको रेस कर लूँ ताकि आपको बात क्लियर हो जाए कि इसको हल कैसे करना है हमने। तो देखिए जी, अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं। समेशन P1Q0 का कॉलम जो है उधर से कीमत उठाएंगे, तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा जी 1900 जो है यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरह से समेशन P1Q1 जो है इसका आंसर लिखेंगे 1880, और नीचे जो वैल्यूज़ हैं दोनों इनके आंसर्स लिख देंगे जी। हाँ, नीचे वाली पहली जो क्वांटिटी है इसका आंसर 1360 आ जाएगा, और दूसरी क्वांटिटी का आंसर 1344 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो देखिए जी, इसका आंसर हम लेते हैं जी। आंसर क्या आएगा, 1900 में प्लस कर लेंगे जी 1880। तो इसको प्लस करने से देखें जी हमें आंसर क्या मिल रहा है। तो प्लस करने से हमें आंसर मिल गया जी, ऊपर वाली जो क्वांटिटी है इसका आंसर मिल गया जी 3780। यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर लेंगे प्लस करके जो आंसर आ रहा है, और बटे वाली जो कीमत है डिवाइज़र में उसको प्लस किया तो आंसर मिल गया 2740। तो दोनों को डिवाइड करेंगे अब, डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ले जी हमें फाइनल आंसर इसका मिल जाएगा 139.79। एक बार आपने नोट करते जाना है कि देखिए आंसर जो है ना एक दूसरे के क्लोज क्लोज आ रहे हैं, 139 पॉइंट समथिंग ही आंसर आ रहे हैं वैल्यूज़ के। तो ये ऐसा ही हुआ करेगा कि आम तौर पे आंसर जो है इनके क्लोज क्लोज रहेंगे एक दूसरे के। ये नहीं होगा कि एक आंसर 139 है तो दूसरा आंसर जो है वो 159 आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये क्लोज क्लोज होंगे 139 के। दूसरे आंसर अगर एक आ रहा है जी 139, तो दूसरा भी उसके पास पास में ही होगा। ठीक है, तो यहाँ तक जी हमारा जो क्वेश्चन है, मेन जो क्वेश्चन था हिस्सा उसका हल हो गया है। अब हमने बात करनी है एक सिचुएशन के हवाले से। ठीक है जी, उस सिचुएशन को मैं आपके सामने लेके आता हूँ। देखें ये सिचुएशन है हमारे पास। सिचुएशन है जी वेयर डाटा अरेंजमेंट इज रिक्वायर्ड। जो क्वेश्चन हमने पीछे किया है ना वो कौन सा था, वो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। इस पे आप नोट करें, ये टेबल में मैंने थोड़ी चेंजेस करके यहाँ लिखा हुआ है। यानी कि ईयर और कमोडिटी को मैंने ज़रा हाईलाइट किया हुआ है। तो आप देखें जी, इसमें जो कमोडिटीज़ हैं वो इस रुख पे दी हुई हैं आपको, और ईयर जो है इस रुख पे दिए हुए हैं। ठीक है, ये काम हमने अभी किया है, हमें यानी डाटा सेट इस तरह से दिया हुआ था। अब सम टाइम ये होता है कि पेपर में वो आपको क्वेश्चन जो है इस तरह का दे देता है, जो दूसरा टेबल आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है इस तरह का क्वेश्चन दे देता है। तो दोनों में मेजर फ़र्क नोटिस करें जी। इन दोनों टेबल्स के अंदर जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ चीज़, इसका डिफरेंस जो है वो नोट करें कि पहले टेबल में ईयर जो है जी ये ऊपर वाली साइड पे मौजूद है। ठीक है, और जो कमोडिटीज़ हैं जी वो इधर वाली साइड पे मौजूद है। ठीक है,
यानी कॉलम के रुख पे, कॉलम के रुख पे यानी रो हेडिंग्स इन्हें कहेंगे हम। जबकि जो दूसरा टेबल है इसमें जो ईयर हैं, जो साल हैं वो देख रहे हैं आप इस रुख पे मौजूद हैं, ठीक है? साल इस रुख पे नज़र आ रहे हैं आपको और जबकि कमोडिटीज़ जो हैं ये आपको इधर नज़र आ रही हैं, ऊपर वाली साइड पे। तो ये दड़ा दोनों में बड़ा मेजर डिफरेंस है, ठीक है? तो इस तरह का जब क्वेश्चन पेपर में दिया जाता है तो थोड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि अब इसको हम कैसे डील करेंगे, किस तरह से हल करेंगे। तो देखें इसकी पहली जो रिक्वायरमेंट है वो मैंने हेडिंग के अंदर मेंशन की है, सिचुएशन वेयर डाटा अरेंजमेंट इज़ रिक्वायर्ड। अगर आपको ये जो दूसरी टाइप का टेबल है ये क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है, तो हमारा फिर पहला काम ये होगा कि हमने डाटा को अरेंज करना है, टेबल को अरेंज करना है। ठीक है, तो मैं टेबल को अरेंज करना आपको सिखाता हूँ। ठीक है, ये देखिए अब यही वाला टेबल जो है मैं उठा के दूसरा वाला यानी कि अगले पेज पे लेके गया हूँ। तो अब हमने क्या करना है जी, इस टेबल को यहाँ पे हल करना सीखना है। तो क्या करेंगे हम, हमें देखें जी साल दिए हैं नीचे वाली साइड पे, यानी कि ये देखें इधर दिए हुए हैं हमें साल जो है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने अपना जो पुराना वाला टेबल था, उसमें हमें पता है कि कॉलम की हेडिंग जो होती है वो कमोडिटीज़ की शक्ल में होती है। तो हमने यहाँ पे बना लेनी जी कमोडिटी की हेडिंग। ठीक है, हमारी कमोडिटीज़ कौन-सी हैं जी? ए, बी और सी, ये 3 कमोडिटीज़ हैं। तो हमने ये कमोडिटीज़ अब उठा के इधर लिख देनी है कॉलम के रुख पे। ठीक है, ए, बी, सी, जबकि ये पहले आपको नज़र आ रहा है पड़ी हुई हैं रो के रुख पे, ठीक है, ऊपर पड़ी हुई हैं। पहला काम मैंने क्या किया, इनको उठा के मैंने कॉलम की हेडिंग बना दी है। अब आगे क्या करेंगे, जो 2 साल हैं, आप देख रहे हैं 2005 है और 2015 है, तो हमने यहाँ पे लिखना है 2005 और थोड़ी-सी स्पेस के बाद लिख रहा हूँ मैं 2015। तो अपने जो 2 साल हैं हमारे, इनको हमने लिख देना है। अब हम देख रहे हैं कि एक जो साल है उसमें 2 चीज़ें हैं, प्राइस है और क्वांटिटी है। 2 चीज़ें हमें दी हुई हैं। तो हमने प्राइस जो है इसके नीचे भी लिखनी है, 2005 के नीचे, ठीक है? और क्वांटिटी जो है ये भी इसके नीचे लिखनी है। मैं इसको ज़रा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो प्राइस और क्वांटिटी ये 2 हेडिंग हमने 2005 के लिए बना ली। ठीक है, 2005 के लिए हमने 2 हेडिंग बना ली। इसी तरह से 2015 के लिए करेंगे, प्राइस की हेडिंग बनाएँगे और क्वांटिटी की हेडिंग बनाएँगे। ठीक है, तो मैं आपको टेबल को अरेंज करना यहाँ पे सिखा रहा हूँ। तो 2015 में भी हमने जी 2 हेडिंग बना ली, प्राइस और क्वांटिटी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमने ज़रा वैल्यूज़ को देखना है कि ऊपर वाले टेबल से उठा के ये एक नया जो टेबल आपके सामने नज़र आ रहा है इसमें कैसे लिखेंगे। अब हमने क्या करना है, 2005 में देखें जी प्राइस है 6, ठीक है? तो इसको उठा के, ये चूँकि कमोडिटी ए की प्राइस है, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे ए के सामने। और 2005 में क्वांटिटी जो है वो 12 है, तो अब हमने यहाँ पे 12 लिख देना है क्वांटिटी के नीचे। यानी ये जो वैल्यूज़ है मैंने पेयर की शक्ल में इधर से उठाई 6 और 12 और इधर ऐसे पेयर की शक्ल में लिख दी ए के सामने। ऐसे अब जो बी है, अगली देखें, अगली कमोडिटी है बी। तो बी जो है आप देख रहे हैं इस रुख पे पड़ा हुआ है, ठीक है? अब इसको मैं पेयर की शक्ल में उठाऊँगा और बी के नीचे लिख दूँगा, बी के सामने लिख दूँगा यानी कि 2005 के नीचे। क्योंकि ये जो पहली लाइन है ये सारी 2005 के लिए है, ठीक है? इसी तरह से सी कमोडिटी है, ठीक है? इसकी वैल्यूज़ इधर पड़ी हैं, तो ये मैं इधर से पेयर की शक्ल में उठाऊँगा और ये सी के सामने, ये सी पड़ा है, इसके सामने लिख दूँगा 12 और 8, ठीक है? तो आई होप कि आपको पता चल गया 2005 जो है ये देखें 2005 था, इसकी वैल्यूज़ को मैंने कैसे कॉलम की शक्ल में चेंज किया है। अब ऐसे ही 2015 की बात करें, तो 2000 जो 15 है जी, इसमें ये वैल्यू पेयर की शक्ल में उठाएँगे 10 और 14 चूँकि ये ए के लिए है, ठीक है? और इसको यहाँ पे ए के सामने लिख देंगे 10 और 14। अगली वैल्यू उठाएँगे बी के लिए, ये बी की वैल्यू है 15 और 10, इसको बी के सामने लिख देंगे 15 और 10। अगली वैल्यू उठाएँगे जो कि सी के लिए है, जो कि 18 और 12 है, तो इसको सी के सामने लिख देंगे 18 और 12। ठीक है, बाकी काम उसी तरह से होगा जैसे आपने पीछे सीखा था कि अब इन कॉलम की हेडिंग लगाएँगे। मैं थोड़ा-सा इसका बता देता हूँ कि अब 2005 जो है ये छोटा साल है, तो इसकी जो प्राइस है वो पी नॉट कहलाएगी और इसकी जो क्वांटिटी है ये क्यू नॉट कहलाएगी। इसी तरह 2015 जो है ये बड़ा साल है, इसकी प्राइस पी वन कहलाएगी, इसकी क्वांटिटी क्यू वन कहलाएगी। अब उसी तरह हम आगे बिल्कुल जो है ना कॉलम्स बनाएँगे जो भी हमारे रिक्वायर्ड हैं, लेस पेयर के लिए जैसे पी वन क्यू नॉट चाहिए, पी नॉट क्यू नॉट चाहिए। ठीक है, अब सिमिलर आगे बिल्कुल वही काम है जो हम पीछे सीख आए हैं, तो आप बैक पे जाएँगे और इसको आगे से देख के मुकम्मल कर लेंगे कि इस क्वेश्चन के अब आगे कैलकुलेशन कैसे की जाएँगी।
तो जो हमारा टॉपिक था जी आज का वेटेड इंडेक्स नंबर, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।